लेकिन इससे पहले उनका बयान आया था कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। ये बहुत बड़ा सवाल था। देखो, कौन देशद्रोही है और कौन इस देश का है, ये साबित वो 26 साल का लौंडा नहीं करेगा। वो 26 साल का लौंडा नहीं करेगा। उसके सामने नतमस्तक भारतीय जनता पार्टी एंड पार्टी के लोग होते होंगे। अगर वो हमें देशद्रोही बताएगा तो वो जहाँ से शुरू हुआ था ना, वहीं घुस जाएगा। सर, आप संविधान को मानते हैं और मैं हमेशा आपकी वीडियो देखता हूँ। आप संविधान अपने सीने से लगा के चलते हैं, लेकिन कुंभ में देखा गया कुछ गुरु हैं जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, उन्होंने संविधान का एक हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बनाया था। आप उसको कैसे देखते हैं? मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान से बने लोकतंत्र की मियाद इतनी गहरी है कि ऐसे शंकराचार्य कई बार पैदा होंगे, कई बार मरेंगे, फिर कई बार पैदा होंगे, फिर कई बार मरेंगे, तब भी वो इस भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये सेक्युलर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे सेक्युलर बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए, लेकिन उनके बच्चे आज जीवित हैं। हम लोग उनके आंदोलन को इतनी आसानी से नहीं खत्म होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के हालात राजस्थान या अयोध्या की बात करें, लेकिन मैं देश के उन तमाम राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और उस सरकार के अंदर इस तरह का हाल है। मान्यवर कांशीराम साहब एक और कहते थे कि जिनके हुक्मरान नहीं होते ना, उनके साथ शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू निरंतर लुटती रहती है। आज जो वर्तमान समय के हालात हैं, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, वो जो घटना है वो बेहद रूह को स्तब्ध कर देने वाली है। जिस तरह से बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसकी आंखें तक तोड़ दी, उसका शव किस परिस्थिति में मिला है, ये वो बयां करता है कि आज़ाद भारत के अंदर आज भी एक ऐसा समाज है जो किसी चीज़ की वजह से इतनी बुरी तरह पीड़ित है कि कोई उसकी सुनने वाला, उसको कहने वाला नहीं है। वहाँ के जो वर्तमान में सांसद है वो 3 दिन बाद हड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन मैं तो उन तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कुछ समय कहाँ चले जाते हैं जब हमारे लोगों के साथ निरंतर शोषण होता है और जब हम उसको जीते जी बचा सकते हैं, जब हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। हमें आज ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस स्टेट में है, मैं अगर बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहाँ शोषण कितना चरम पे है। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी उस प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद से गाजर मूली की तरह समाज को काटा जा रहा है। हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं, अगर उन्होंने तमाम लोगों ने एकजुट होकर अगर इस के खिलाफ संघर्ष नहीं छेड़ा, इसके खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ा, तो समय बहुत दर्दनाक है। आप समाज की गार्जियन की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ही बात की जाए तो 4-4 बार उस सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी हैं। उसके बाद से आप देखेंगे सपा के जो लीडर हैं अखिलेश यादव जी हैं, तो उभरते हुए सूरज देखा जाए तो चंद्रशेखर जी हैं। आप कह रहे हैं कि लीडरशिप की कमी है। मैंने ये कहा लीडरशिप, देखिए एक घर में अगर 4 भाई हैं, वो अलग अलग बिखर के चलेंगे, उस लीडरशिप पर क्या करें हम? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यूनाइट रहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा है और जब हम उनके विचारों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या एकजुट होकर सरकारें नहीं बना रहे हैं? या कांग्रेस पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन बना के सरकारें नहीं बना रहे हैं? तो हमारे समाज के लोग यूनाइट होकर सरकारें नहीं बना सकते हैं? विखंडन है, इसीलिए शोषण है। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, शोषण खत्म हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो समाज को मुखिया बनाता है, उनके में कमी है या समाज में कमी? मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों पे समाज भरोसा करता है, उन्हें भी पलट के समाज के बारे में सोचना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना। लेकिन देखा जाए एक तरफ सर, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में इस देश में सबको आज़ादी है। चाहे वो एससी समाज से हो, एसटी समाज से, ओबीसी समाज से हो, आदिवासी और संवर्ण समाज से हो। संवर्ण समाज के साथ, संवर्ण बेटी के साथ कोई दुर्घटना होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी दलित महिला के साथ, ओबीसी महिला के साथ, आदिवासी महिला के साथ ऐसे घटना होता है तो समाज खड़ा क्यों नहीं? देखो, मैं ये समझता हूँ कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति है कि कभी नहीं जाती। ये आज से नहीं होता है, सदियों से 6000 सालों से हम इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। आज भी बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी समुदाय की हो। अगर निर्भया के साथ कोई कांड होता है तो अभिषेक जो उसमें मुखरता से खड़ा होता है। किसी और बच्ची के साथ कोई कांड होता है, मुखरता से अभिषेक खड़ा होता है। हम समाज के हर उस दर्द को समझते हैं, जो दर्द चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, यहाँ तक कि वो जो आप बता रहे हैं उस तमाम लोगों की बेटियाँ हो। लेकिन हम सबके दर्द को समझने का काम करते हैं। अगर हमारा दर्द कोई नहीं समझता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिन लोगों ने विरोध किया, वही लोग आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शोषण जो होता है ना, वो एक ऐसा जघन्य अपराध है कि उसमें तो किसी को कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आज आप भी, हमारा मीडिया भी इस बात को बहुत अच्छे से जान रहा है कि जातिगत तौर पे हमारे साथ इस तरह के शोषण होते हैं कि हमारी बेटियों के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारी बेटियों के लिए कैंडल मार्च नहीं निकलते हैं, हमारी बेटियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अगर दलित की बेटी के साथ अत्याचार होगा, दलित की बेटी के साथ रेप होगा, दलित की बेटी को घसीटा जाएगा, तो सिर्फ दलित नेता आंदोलन करते हैं। लेकिन अब हमें
अपने साथ साथ पूरे भारत को बचाने की जिम्मेदारी है और उसको बचाने की जिम्मेदारी को हम लोग अदा करें। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार ये जो घटना देखने को मिल रही है, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इसका जिम्मेवार है? जो योगी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जो भी आतंकवादी हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन आए दिन एक घटना आपको देखने को उत्तर प्रदेश से मिल ही जाती है। प्रदेश छोड़ के कौन भाग रहा है? प्रदेश छोड़ के वो भाग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो लोग स्थापित हैं, क्या वो लोग गुंडे मवाली नहीं है? क्या उन लोगों ने बेटियों का या बहनों का शोषण नहीं किया? बहुत सारे उनके सांसद विधायक आपको बता देंगे, नाम गिनवाने पाऊंगा, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो ये बयां करती है क्या उनकी सरकारों में गुंडे बदमाश नहीं है। नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ के भागेगा तो मुसलमान भागेगा, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भागेगा तो दलित भागेगा, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भागेगा तो ओबीसी यादव भागेगा। लेकिन जो उसी कम्युनिटी के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं भागेंगे, चाहे वो खूब शोषण करें, चाहे वो खूब लोगों के साथ अत्याचार करें, खूब बहन बेटियों का शोषण करें, वो नहीं भागेंगे। सर, लास्ट सवाल आपसे है, जिस तरह से प्रयागराज में जो SC ST OBC समाज जो हिंदू हैं, इस देश में 90% अगर बात की जाए तो हिंदू समाज के लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं, प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ हुई, जाने गई, कितने बच्चे मर गए, महिलाएं मर गईं, बुजुर्ग मर गए, लेकिन सरकार, अभी आपने मीडिया की बात की, क्योंकि दलित समाज का जो मुद्दा होता है वो धरातल पे नहीं आता है, इसलिए कोई उसको ध्यान नहीं देता है। क्या वो सरकार आज आंकड़े समाज के सामने नहीं आने दे रही है? क्या उसके पीछे कोई कारण है? सरकार सिर्फ अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। सरकार ने जिस तरह से धर्म की आग में इस समाज को झोंका है प्रयागराज के अंदर, सर ये सबका अपना अपना आस्था का विषय है, लेकिन हमें आस्था के रूप में लोगों को वहाँ बुलाकर हमें एक पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहिए। हम आने वाले चुनावों की वजह से प्रयागराज को इस तरह दिखा रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और हमने कम से कम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगदड़ में जिन लोगों की जान गई है, भगदड़ में जिसकी माँ, जिसकी बच्ची, जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसका बाप, जिसका पति, जिसका भाई चला गया, क्या आप उनको लौटा सकते हैं? क्या आप उनको दे सकते हैं? लोग किस लिए वहाँ पहुँचे थे? योगी जी पे भरोसा करके वहाँ पहुँचे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 40 करोड़ लोगों की नहीं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमने कर रखी है, आप आइए। लेकिन उस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? जब उसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी आप उठा रहे थे तो वहाँ जो लोग मरे उसके जिम्मेदार भी योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने उस संगम में इस तरह से लोगों से कहा कि आप आइए, सरकार यहाँ है, इतने पुलिस वाले हमने लगा दिए, इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से जो जाने गई हैं उसको मोक्ष का राह दिखा दिया गया है। बागेश्वर धाम को आप सुनते ही होंगे। उससे कहना चाहिए ना आप लोगों को जाके तो भाई तू भी गंगा में डुबकी लगा जा, वहीं कूद जा, और अगर उसको मोक्ष चाहिए तो हमें भी बुलाए, हम भी जाएंगे, उसको धक्का देंगे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, जाओ भाई गंगा मैया में समा जाओ, तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष लेने के लिए वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे, तुम्हारी जब इस देश में सरकारें उनको कुछ नहीं देती हैं तो वो ऐसे पोंगा पाखंडियों के पीछे भागती है भीड़, और उस भीड़ को ये लोग बरगला के कहते हैं कि जो मर गए वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भाई यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले उनका बयान आया था कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। ये बहुत बड़ा सवाल था। देखो, कौन देशद्रोही है और कौन इस देश का है ये साबित वो 26 साल का लौंडा नहीं करेगा। वो 26 साल का लौंडा नहीं करेगा। उसके सामने नतमस्तक भारतीय जनता पार्टी एंड पार्टी के लोग होते होंगे। अगर वो हमें देशद्रोही बताएगा तो वो जहाँ से शुरू हुआ था ना वहीं घुस जाएगा। सर, आप संविधान को मानते हैं और मैं हमेशा आपकी वीडियो देखता हूँ, आप संविधान अपने सीने से लगा के चलते हैं, लेकिन कुंभ में देखा गया कुछ गुरु हैं जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, उन्होंने संविधान का एक हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बनाया था। आप उसको कैसे देखते हैं? मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान से बने लोकतंत्र की मियाद इतनी गहरी है कि ऐसे शंकराचार्य कई बार पैदा होंगे, कई बार मरेंगे, फिर कई बार पैदा होंगे, फिर कई बार मरेंगे, तब भी वो इस भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये सेक्युलर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे सेक्युलर बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए, लेकिन उनके बच्चे आज जीवित हैं। हम लोग उनके आंदोलन को इतनी आसानी से नहीं खत्म होने देंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065663।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।